हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था। अगर अभी आपने देखी होगी इयररिंग्स और ये सब चीज़, यहाँ पे हमें लिपस्टिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉरिजॉन एकेडमी। हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ चीज़ें जानी थी, उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्या था कैसे था। उसमें हमने मैप देखा था। मैप में मैंने आपको बहुत सारी साइट्स बताई थी और उसके अलावा मैंने वहाँ की टाउन प्लानिंग वगैरह बताई थी, उनकी डाइटरी हैबिट, वो लोग क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे वगैरह वगैरह, क्या अनाज उगाते थे, अगर अनाज उगाते थे तो उसके लिए वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, क्या उन्होंने कनाल्स बनाई हुई थी, क्या वो हलों का इस्तेमाल करा करते थे वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हमने प्रीवियस जो वीडियो है हमारी उसके अंदर की है, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको देखिए। उसके अलावा अब जहाँ से हमें वीडियो स्टार्ट करनी है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, अब एक बात बताइए आप मुझे कि हम सोशल डिफरेंसेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रही हूँ जैसे हमारे समाज में सोशल डिफरेंस है, हम उसको देख के पता लगा सकते हैं भाई किसने कैसा कपड़ा पहना है, किसने क्या पहना है, किसका घर कैसा है वगैरह वगैरह, चीज़ों को देख के हमें पता लग सकता है। बट सेम चीज़, ठीक है, सोशल डिफरेंस क्या है, समाज में लोग अलग अलग तरीके से रह रहे हैं या समाज में एक तरीके की विभिन्नता है, असमानता है, उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, वो भी इतना बैक डेट में जाके। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं। तो जो हिस्टोरियंस है देखिए वो किस तरीके से इसका पता लगाते हैं सोशल डिफरेंसेस का। हाउ टू ट्रैक डिफरेंसेस, देखिए ये जो है ना, ये मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में रखा हुआ है मैंने इसके अंदर भी, या पॉइंट्स बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट जग जाए, क्योंकि एक कहते हैं ना पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। दैट्स वाई मैंने इसको ऐसे करके 2 पॉइंट्स करके बना रखे हैं आपका। बाय स्टडिंग द बरियल्स, बरियल्स क्या होते हैं हमारे, बरियल्स होते हैं आपका शवाधान, हिंदी में हम उसको बोलते हैं। बरियल्स होता है जहाँ पे आपके किसी भी जो इंसान है जब उसकी डेथ हो जाती है और जब हम उसको दफना देते हैं उसको हम बरियल्स बोलते हैं। अच्छा, आप लोग इजिप्ट के बारे में तो फेमिलियर होंगे ना, इजिप्ट में आपका पिरामिड्स बनते थे, ठीक है, और वहाँ पे आपका इस तरीके से आपका दफनाया जाता था। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ आपने सुनी होगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना वो हमारा, तो इसीलिए हमने ये चीज़ सुनी है। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे साथ में जैसे राजा की फैमिली या रॉयल फैमिली में अगर किसी की डेथ हो गई तो साथ में उनके कुत्ते जानवर जो भी होंगे, उनके पालतू जानवर हो गए, उसके अलावा साथ में उनके बहुत सारा धन दौलत, इवन उनके नौकर चाकर, सबको दफना दिया जाता था। आगे जाके हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता था और क्या उसका लॉजिक है और क्या ऐसा कुछ हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलता है या नहीं मिलता है। उसके अलावा जो हिस्टोरियंस है या आर्कियोलॉजिस्ट है, देखो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो सामान को निकालते हैं, खुदाई करते हैं और उसके बाद में वो बताते हैं ये सामान हमें यहाँ पे मिला है, इसका ये यूज़ रहा होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे हम कहानी बनाते हैं कि ये रहा होगा, इसमें डिफरेंसेस रहे होंगे वगैरह वगैरह। तो और हम क्या देखते हैं, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आप जानते ही होंगे ना क्या होता है, जो भी हमारा सामान मिला है। आर्टिफैक्ट्स में आपका कोई भी सामान हो सकता है, जैसे कि आपका घड़े मटके वगैरह जो भी होते हैं, पोट्रीज वगैरह हो गई। उसके अलावा अगर आपकी बैंगल्स हैं, ठीक है, या आपका यूज़ करने का कोई भी सामान है, ये सारी चीज़ें हमारी आर्टिफैक्ट के अंदर आती हैं। तो आर्टिफैक्ट को पढ़ के या क्या सामान हमें वहाँ मिला है उसको पढ़ के हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या असमानता थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। बरियल के जो पिट होते हैं, मतलब कि वो जो गड्ढा सा बना के रखते हैं ना, उसको अगर हम स्टडी करें तो हमें 2 तरह के देखने को मिलते हैं। मतलब अलग अलग तरह के थे, बेसिकली हम 2 तरह की बात करते हैं। एक तो नॉर्मल गड्ढा बना दिया भाई, ठीक है, गड्ढा बनाया और जो भी आपकी डेड बॉडी है उसको उसमें दफना दिया। दूसरा क्या करा, गड्ढा बनाया, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे लाइंस बना दी और उसमें ईंटें डाल दी। ठीक है, अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर एक सिंपल गड्ढा बनाया है और उसके अंदर दफना दिया गया है तो समझ आता है कि भाई पैसा तो बचाया हुआ है या नॉर्मल उसको दफनाया गया है। बट अगर वहाँ पे आपकी ईंटें लगा दी गई हैं, ईंटें बिछा दी गई हैं, तो पैसा उसमें लगा है, किसी भी रीज़न से लगा हो, तो हम कहीं ना कहीं इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर बरियल है, ये जो पर्टिकुलर शवाधान है, यहाँ पर हो सकता है कि किसी पैसे वाले को दफनाया गया होगा। ठीक है, अगेन मैं आपको इस चीज़ से अवेयर करा देती हूँ, हिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ों को शायद वगैरह वगैरह करके ही बोलते हैं, स्पेशली इस वाले सेक्शन को जहाँ पे सारी की सारी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो किससे बनती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से बनती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, मैंने आपको बताया था, जो भी सामान जो लेफ्ट बिहाइंड है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो को आप जाके देख लीजिए। तो जो आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो मैंने आपको उसमें भी बताया था, वो क्या होता है, थिंग्स दैट वर लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छोड़ी जा चुकी हैं। ओके, उसके अलावा अब हम आ जाते हैं कि कुछ बरियल्स हैं जो कंटेन क्या करते हैं, आपका पोट्री। ठीक है, मतलब बरियल कोई गड्ढा, वो जो आपका इंसान को दफनाया हुआ है उसके साथ में आपका क्या रखा हुआ है, पोट्री रखी हुई है, कोई बर्तन रखा हुआ है, उसके अलावा ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है। क्यों रखी होगी, अब अगर हम इजिप्ट में जाते हैं
तो इजिप्ट में आप खुद बताओ, अगर कोई प्रिंस की डेथ हो गई है, उसके साथ में उसके पूरे के पूरा जो हेल्प करने के लिए उसका जो होता है ना नौकर चाकर का स्टाफ वगैरह, उन सबको दफना दिया जाता था। भाई ऐसा क्यों किया जाता था? क्यों? क्योंकि ये माना जाता था वहाँ पे कि भाई ये यहाँ से मरने के बाद में किसी पर्टिकुलर जो भी लाइफ होती है उसमें जाएगा, ठीक है, आप उसको जन्नत कह लीजिए, स्वर्ग कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, तो आफ्टर लाइफ जो भी होगा उसमें उसको अपने साथ में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इन नौकर चाकर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए वो साथ में दे देते थे। और अगर धन दौलत या कुछ भी सामान उसके साथ डाला जा रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ कंसेप्ट है कि इस जीवन के बाद में जहाँ भी ये इंसान जाएगा आफ्टर डेथ, तो वहाँ पे इसके काम आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक हड़प्पा की हमने जो सिमेट्री होती है जहाँ पर मतलब हमें बरियल्स मिले हैं, वहाँ पे एक एविडेंस मिला है हिस्टोरियंस को। क्या एविडेंस मिला है? एक ऑर्नामेंट या एक ज्वेलरी मिली है जिसके अंदर आपका क्या है? 3 रिंग्स हैं शेल की बनी हुई। शेल क्या होता है? आपका समुद्र के इलाके पे वो जो शेल होती है ना, उससे ज्वेलरी वगैरह भी आपने देखी होगी, इयररिंग्स और ये सब चीज़ें भी आजकल बड़ी ट्रेंडी है, चलती रहती है। तो वैसे करके कुछ बना हुआ था, 3 शेल की रिंग से बना हुआ था। उसके अलावा जेस्पर करके एक स्टोन होता है। देखिए स्टोन्स होते हैं बहुत सारे, अभी मैं आपको बताऊंगी अलग अलग स्टोन्स के नाम, तो आप याद कर लेना बस। बहुत डिटेल में आपका नहीं आएगा कि कौन सा स्टोन कैसा दिखता था, किसका कलर कैसा होता था वगैरह वगैरह, जस्ट आपको नाम से थोड़ी फेमिलियरिटी चाहिए। तो एक जेस्पर की बीड या मोती जो होती है, मोती माला, वो मिली है। उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो बीड्स मिले हैं। माइक्रो बीड्स क्या होता है? बहुत ही छोटे छोटे जो हैं बीड्स या मोती। ठीक है, तो ये एक सिमेट्री में हमें देखने को मिला है कि ये 3-4 एविडेंसेस वहाँ पर थे। अच्छा, कहाँ मिले हैं? एक मेल के स्कल के पास। स्कल मतलब कि खोपड़ी। ठीक है, तो मेल की जो खोपड़ी है उसके आसपास में ये मिलता है। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर हम कोई पुरानी मूवी देखते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम किसी राजा महाराजा को देखते हैं, आपने देखा होगा ना, वो बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड से एकदम लदे हुए होते हैं, और नीचे लोअर बॉडी पे यूजुअली वो कोई कपड़ा वियर करते हैं, धोती टाइप से अगर हम देखें, बट अपर बॉडी उनकी जो होती है वो ज्वेलरी से ही बिल्कुल भरी हुई होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे आज के टाइम पे कंसेप्ट है ना कि हाँ भाई ज्वेलरी बेसिकली अगर हम सुनते हैं तो यही लगता है औरतों की होती होगी, फीमेल यूज़ करती होंगी, बट नहीं, पुराने टाइम पे अगर हम चाहें तो मेल में भी आपकी ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में थी। ठीक है, तो मेल के उसमें हमें ये मिली है। कॉपर का मिरर मिला है, ठीक है, एक ग्रेव में। उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखने की है, ये मैंने ब्रैकेट में बना दिया है जस्ट आपको बताने के लिए कि भाई ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ना, ये आपका कंटेम्प्रेरी था हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन से, मतलब कि दोनों की टाइमिंग कहीं ना कहीं आपस में मैच करती है। ओके, अब हम आ जाते हैं पिक्चर्स पे। अब ये देखिए, ये वाली जो ग्रेव है ना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, एक होता है नॉर्मल गड्ढा बना देना, एक होता है गड्ढा बनाने के बाद में क्या करा है, उसमें ईंटें वगैरह लगाई गई हैं। तो इसमें पता लग रहा है कि भाई ईंटें लगाई हुई हैं इन्होंने। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है। और यहाँ पे कुछ एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पोट वगैरह रख दिए। ठीक है, तो ये एक हमें हड़प्पन बरियल से मिला है एविडेंस वगैरह आफ्टर एक्सकवेशन। ये है आपका कॉपर का मिरर। अब मिरर क्यों रखेंगे भाई? आफ्टर लाइफ है ना, आप जाओगे अपनी शक्ल भी तो देखोगे, सुंदर लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, तो आपके बरियल्स में मिरर भी देखने को हमें मिलता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट जो इसी के साथ में था टॉपिक कि भाई हम सोशल डिफरेंसेस को कैसे ट्रैक करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया था बरियल्स को स्टडी करके, दूसरा अभी हम पढ़ेंगे गुड्स को आइडेंटिफाई करके कि भाई गुड्स जो थे वो लग्जरी के थे कि नहीं थे, या फिर डेली बेसिस के यूज़ वाले थे। ठीक है, तो जो आपका अगर हमें लग्जरी का कुछ सामान मिल गया तो इसका मतलब क्लियर है कि भाई यहाँ पे कोई अमीर आदमी रहता होगा, या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो रिच रहते होंगे। और अगर हमें बेसिक ज़रूरत के सामान मिला तो हम ये समझेंगे कि बेसिकली गुजर बसर कर रहे थे ये लोग अपना। ठीक है, देखो कोई भी सामान है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो यूटिलिटी का है, मतलब कि आपके काम का है, या फिर वो आपका लग्जरी का है। ठीक है, शानो शौकत के लिए आपने उसको यूज़ किया हुआ है। तो यूटिलिटेरियन गुड्स का क्या क्या आपका पॉइंट होता है, कैसे कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, किस चीज़ से वो बना होता है, कहाँ कहाँ हमें मिलता है, वो सब बताऊंगी, और लग्जरी का भी बताऊंगी। चलिए देखिए, यूटिलिटेरियन जो सामान होता है जो नॉर्मल आपके इस्तेमाल का होगा वो नॉर्मली तो चीज़ों से बना हुआ होगा। अब एक सिंपल सी बात आप समझिए मेरी कि अगर आपके घर में आपको यूटिलिटी के लिए बर्तन चाहिए तो आप कौन से बर्तन यूज़ करते हो? आप स्टील की प्लेट्स में खाना प्रेफर करते हो ना। बट अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, या फिर आप बहुत ही
रईस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आप चीनी मिट्टी का, बोन चाइना का जो आपका डिनर सेट होगा उसमें खाना खाना पसंद करोगे, ठीक है। कुछ लोग तो चांदी के बर्तन भी रखते हैं। तो इस चीज़ को हम इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि भाई अगर सिंपल मटेरियल से बना हुआ है जो कि खाने पीने में या यूज़ करने में आसान है, नॉर्मली हमारे यूटिलिटी के सामान उसी मटेरियल से बने हुए हमें मिलेंगे। ये जो आपके यूटिलिटी के सामान होते हैं ये बेसिक मटेरियल से बने हुए होंगे, जैसे कि स्टोन हो गया, क्ले मिट्टी हो गई आपकी। उसके अलावा अगर लग्जरी का सामान है तो वो बहुत ही रेयर चीज़ से मिलकर बना होगा, मतलब कोई ऐसा सामान होगा जो बहुत ही कम ही मिलता है हमें, या फिर वो जो मटेरियल है वो बहुत ही महंगा है, जैसे कि अभी मैंने चांदी का एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। उसके अलावा या फिर वो लोकल जो भी आपका सामान है ना उससे नहीं बना हुआ है, सामान कहीं बाहर से मंगाया होगा, फिर उससे उसको बनाया होगा, या तो तब सामान आपका महंगा हो जाता है, या फिर उसकी जो टेक्निक है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे कि हम चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई चीनी मिट्टी का बर्तन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक से बनता है, उसको कई बार पकाना पड़ता है, बहुत ही पतला पतला उसको पीसना पड़ता है, तो बहुत सारी टेक्निक उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो सेम आपका यही है कि या तो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक होगी, या फिर जो सामान है वो रेयर होगा, या फिर बहुत महंगा होगा, या फिर नॉन लोकल मटेरियल से उसको बनाते होंगे। अब हम देखते हैं कि जो सामान है ना अगर यूटिलिटी का है तो वो बहुत ही ज़्यादा फैलाव में हमें मिलेगा, जगह 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 हमें उसके एविडेंसेस मिल जाएंगे। बट अगर लग्जरी का है तो उसका रेयर डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, क्योंकि भाई लग्जरी का सामान हम थोड़ा बहुत ही तो मंगाते हैं, घर में बर्तन हमारे बहुत सारे होते हैं, बट अगर चांदी का सेट हमें रखना है तो 6 प्लेट 4 कटोरी और ऐसे वाला ही तो होगा आपका। अब हम आ जाते हैं, ये जो आपके यूटिलिटी का सामान है ये लगभग हर एक सेटलमेंट में आपको मिलेगा, ठीक है। बट अगर लग्जरी के सामान की बात करें तो ये ज़्यादातर हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे ओनली लार्ज सेटलमेंट्स में मिलता है, मतलब कि बड़े बड़े सेटलमेंट्स में मिलता है। बड़े सेटलमेंट्स में क्यों मिलता है? क्योंकि भाई वहाँ के जो लोग हैं वो इतना अफोर्ड कर पाते होंगे, वहाँ की ट्रेड एक्टिविटी वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, तो लोगों के पास वेल्थ होगी तो परचेजिंग पावर होगी, तो वो लोग खरीद पाते होंगे। अगर आपको मेरे समझाए हुए में कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ आता है, जो भी मैं बोल रही हूँ, बाई चांस कोई टर्म मैं ऐसी यूज़ कर रही हूँ जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। अच्छा, यूटिलिटी के सामान में हमारा पोट्री हो गया, ठीक है, निडल्स हो गया, क्वार्न्स हो गया। उसके अलावा अगर हम लग्जरी के सामान में बात करते हैं तो इन्होंने बताया है जैसे कि आपका पोर्ट ऑफ फियांस हो गया। अच्छा, ये क्या होता है? इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वेरी करती है, ठीक है, तो कोई इसे फायंस बोल देता है, कोई फियांस बोल देता है, तो देख लेना इसको। तो ये इसकी ना टेक्निक बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती थी। क्या करते थे कि आपका क्ले या सिलिका जो होती है उसको ये मिक्स करते थे, साथ में ग्लू मिक्स करते थे, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता था हर चीज़ का, फिर इसे एक सर्टेन टेम्परेचर पे पकाया जाता था, तब जाके इसको बनाया जाता था। तो ये ना बनता तो बेशक बहुत ही सिंपल चीज़ों से है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना कलर भी मिक्स कर देते थे ग्लू के साथ में, तो ये बनता तो सिंपल चीज़ों से था, बट इसकी जो टेक्निक थी ना वो खुद में बड़ी खास थी, इसीलिए इसको हमने लग्जरी की कैटेगरी में रखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा लग्जरी की जब भी हम बात करते हैं हमारे दिमाग में हीरे, मोती, जवाहरात मतलब कि गोल्ड, ये सारी चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि भाई सोना मिलता है कि नहीं मिलता है वहाँ पे? तो सोना मिलता है वहाँ पे होर्ड्स में। होर्ड्स क्या होते हैं? जब हम गड्ढा सा बना के या किसी पर्टिकुलर स्पेस पे बहुत सारा आपका सामान रख देते हैं ना, जैसे जो भी हमारी ज्वेलरी है आजकल तो हम लॉकर्स में रख देते हैं, पहले के टाइम पे क्या करते थे, मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा बना लिया और उसमें एक साथ जैसे मटकी वटकी सी किसी चीज़ में करके और बहुत सारा गोल्ड का सामान जो भी आपकी ज्वेलरी है वो उठा के और नीचे रख दिया, ताकि चोरी या फिर कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए, वो आपका डैमेज ना हो जाए, खो ना जाए वगैरह वगैरह, तो उसको कवर करके छोड़ देते थे। आप अपने घर में अपने दादा दादी, नाना नानी से ज़रूर पूछना कि भाई क्या आपके गांव में भी ऐसा होता था, क्योंकि पहले के टाइम पे मुझे किस्से याद हैं कि गांव में लोग ऐसे ही करके मटकी सी बना के रख दिया करते थे। ओके, तो गोल्ड जैसे आज बहुत प्रेशियस है, उस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस था, और उसको ऐसे करके इकट्ठा करके रखा जाता था ना मटकी में छुपा छुपा के, तो वो चीज़ और भी क्लियर करती है कि हाँ भाई ये उस टाइम पर भी प्रेशियस रहा ही था, ठीक है। इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाता तो समझ आ जाता प्रेशियस नहीं होगा। चलिए, अब है ना एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ ना, हिस्टोरियंस ऐसे कर लेते हैं, हिस्टोरियंस ऐसे स्टोरी बना लेते हैं, इसको देख के ये पता लगता है, उसको देख के ये पता लगता है। आपको लगता होगा अरे यार इनका काम तो बड़ा आसान है ना, इन्होंने सामान देखा और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने समझ लिया कि इस चीज़ से ये बनता होगा और इसका ये यूज़ होता होगा, ये सोशल डिफरेंस ट्रैक करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अभी ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इससे मैं आपको समझाऊंगी कि हिस्टोरियंस का काम जो है वो इतना भी आसान नहीं होता है। अब देखो क्या होता है ना, ये जो फियोन्स का पॉट है ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका मिनिएचर वर्जन भी हमें मिला है, तो कई जगह ये समझा जाता है कि इत्र जो होता है ना आपका फ्रेग्रेंस के लिए, परफ्यूम वगैरह वो सब डालने के लिए इसको यूज़ करते होंगे, और
बस ये इसका यूज़ रहा होगा। बट एक जो डिलेमा है ना, मतलब कि जो दुविधा है एक हिस्टोरियन की, वो क्या है, हमें ना फ्योन्स की जो टेक्निक है ना, जिस तरीके से ये बनता है, वो टेक्निक से इन्होंने क्या बनाया हुआ है, जो सूत काटने वाला जो आपका स्पिंडल होल्स होते हैं ना, वो बनाए हुए हैं। अब समझ नहीं आता भाई, सूत काटने की वो जो एक तरीके से जो भी आपका टेक्निक का सामान है, ठीक है, तो वो तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ना, तो वो इतनी मतलब खास टेक्निक से क्यों बनाया, कैसे बनाया। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो शोपीस के लिए बनता था या डेली यूज़ के लिए बनता था, क्या उसका तरीका था, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ऐसी कुछ कुछ चीज़ों पे आके हिस्टोरियंस भी स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं कि आखिर इसका क्या यूज़ रहा होगा। आपकी बुक में ये पूरा जो चीज़ है ये शेयर की हुई है, तो मैंने इसलिए आपको हल्का सा ये हिंट दे दिया और बता दिए। ओके, तो सोशल डिफरेंस हमने पढ़ लिए, ठीक है, कि कैसे पता लगता है, हमने सामान देख लिया, उठा लिया, समझ लिया कि क्या है क्या नहीं है। बट अब हम आ जाते हैं जो सामान बनता था, आखिर वो कैसे बनता था, उसमें क्या टेक्निक यूज़ होती थी, कहाँ बनता था, क्या पर्टिकुलर कोई फैक्ट्री साइट हुआ करती थी, या फिर सामान जो आता था, अब जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि नॉन लोकल प्रोडक्ट से भी ये कई बार सामान बनाते थे। तो भाई क्या अपने ही जो इंडिया का एरिया है, ठीक है, जो हमारा ये वाला उस टाइम का जो मैंने आपको मैप दिखाया था, वो एरिया है, क्या वहीं से ही सामान लेते थे या कहीं बाहर से ट्रेड करते थे, ठीक है, इम्पोर्ट टाइप जो हम बोलते हैं, क्या वैसा कुछ करा करते थे। तो ये सब चीज़ें अब हम जानते हैं। ओके, सो क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा किसके बारे में। मेन मैं आपको 3 साइट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि मोहनजोदारो भी जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको यही बोला था कि साइट प्लान जो होता है हमारा या टाउन प्लानिंग है, वो हमने हर किसी की नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें लिमिटेड पढ़ना होता है और लिमिटेड पढ़ के उसकी खासियतों को जानना होता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको मेन चनहुदड़ों के बारे में बताऊँगी, ठीक है, और हल्का फुल्का बालाकोट और नागेश्वर के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली कि भाई नागेश्वर और बालाकोट कहाँ की साइट है, या फिर यहाँ से हमें क्या मिलता है, ठीक है। चनहुदड़ों पे भी आता ही है, चनहुदड़ों का तो हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। कुछ लोग इसको चनहुदारो भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको चनहुदड़ो भी बोलते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश का फ़र्क होता है बस। ओके, तो अब हम चनहुदड़ो नाम की साइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चनहुदड़ो जो है हमारा, वो एक ऐसी साइट है जिसका मेन हमें देखने को ये मिलता है, वहाँ एविडेंसेस ही हमें देखने को मिलते हैं कि भाई वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था, मतलब सामान वगैरह बना करता था, ठीक है। अच्छा, चनहुदड़ो के बारे में ज़रा सा आपका इंटरेस्ट जगाती हूँ। यहाँ पे हमें लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं, ठीक है। लिपस्टिक समझते हैं, मतलब जस्ट इमेजिन उस टाइम पर लोगों को लिपस्टिक की पड़ी थी, ठीक है, तो लिपस्टिक भी बनती थी यहाँ पे, तो उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं, बट क्लास 12th में वो चीज़ नहीं डाली हुई है, ठीक है। तो आप जस्ट इंटरेस्टिंग है इसीलिए सुन लीजिए। तो चनहुदड़ो जो है ना, वो हमारा बहुत ही छोटा सा सेटलमेंट है, और वो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड था, मतलब बिल्कुल वहाँ पे जो काम होता था वो क्या होता था, क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही होता था। क्या क्या बनाते थे उस टाइम पे, जैसे कि मोती बना दिए, बीड मतलब मोती बना दिए, आपका शेल को कट करके कुछ बना दिया, मेटल का काम कर लिया, ठीक है। कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली मेटल थी इस टाइम पे, तो मेटल में हमें कॉपर वगैरह का काम भी देखने को मिलता है। सील बना दी, सील मैंने आपको शुरू में दिखाई थी ना, वो स्टेटाइट से बनाई जाती है, वो होती थी, वो ठप्पा लगाने के काम आती थी, ठीक है, उसको ठप्पा लगा देते थे तो दूसरी चीज़ पर उसका निशान पड़ जाता था। जैसे आज के टाइम पर भी हम स्टैंप करते हैं ना, वो बेसिकली जो आपने कभी देखा होगा, एनवलप होते हैं ना, एनवलप के ऊपर वो थोड़ा सा वैक्स वगैरह से डालते हैं और उसके ऊपर वो स्टैंप सी कर देते हैं, तो इम्प्रिंट आ जाता है, उसका निशान आ जाता है, तो वो वाले उस टाइप की सील हुआ करती थी, तो सील बनाने का काम करते थे। उसके अलावा जो वेट होता है, बट्टा होता है, बट्टा बनाने का काम करा करते थे। इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए गौर से सुनना। नागेश्वर एंड बालाकोट 2 ऐसी साइट हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी मैप पे दिखाई हैं, और मैंने आपको बोला था इनकी लोकेशन आप गौर से देख लो, क्यों, क्योंकि वो समुद्र के किनारे वाली थी, कोस्टल एरिया पे पड़ती थी, ठीक है। यहाँ पे आपका शेल वर्क होता था, भाई समुद्र के पास में क्या मिलेगा, शेल्स मिलेंगी ना, तो शेल्स मिलेंगी, तो शेल्स का काम बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पे, क्योंकि लोकल मटीरियल तो लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे ना। चलिए हम आगे आते हैं। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ करा करते थे। स्टोन्स मतलब जो पत्थर होते हैं, पत्थर कौन कौन से यूज़ करा करते थे। कार्नेलियन करके एक पत्थर होता है, अच्छा इसकी टेक्निक बड़ी खास है। इसमें क्या होता है, एक येलोइश कलर का पत्थर होता है, येलो प्लस में रेड कलर का होता है, इसको ना गर्म करते हैं सर्टेन टेम्परेचर पे बार बार, तब जाके इसका रेड कलर निकाला जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इन लोगों को पता था कि कार्नेलियन का रेड कलर कैसे निकाला जाता है। आप लोग जाके गूगल करना, बहुत ही सुंदर सा प्रेशियस सा स्टोन है ये आपका, आप देखना, बहुत ही प्यारा लगता है।
जेस्पर है, जेस्पर हमें बहुत सारे कलर्स में मिलता है, तो जेस्पर भी यहाँ पे इस टाइम पे था। क्रिस्टल्स होते हैं, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज भी टाइप ऑफ स्टोन ही है आपका, और स्टेटाइट भी टाइप ऑफ स्टोन ही है। तो ये सारा आपका इस टाइम पे हमें मिलता है, इन पत्थरों का काम ये करा करते थे। मेटल में कौन कौन सी मेटल में हमें काम मिला है? आपका कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, और उसके अलावा आपका गोल्ड हो गया। ठीक है, अदर में हमारा आ जाता है भाई और किस किस चीज़ से बनाते थे, जैसे कि शेल। अभी मैंने आपको बताया नागेश्वर बालाकोट का, तो शेल को उठाते थे, शेल से काम कर लेते थे। शेल से क्या बनाते होंगे? जैसे चम्मच वगैरह हो गई, या कोई ऑर्नामेंट हो गया, ज्वेलरी वगैरह का सामान हो गया, ये सब बना लेते थे। उसके अलावा फ्योन्स के जो मैंने अभी आपको बताया था टेक्निक होती थी, तो वो वाला ये बना के और उससे भी बहुत सारा सामान बना लेते थे। मैंने तो जस्ट एक पोर्ट आपको दिखाया था। उसके अलावा मिट्टी को जला के या फिर टेराकोटा का सामान भी बनाया करते थे। अब हम आ जाते हैं बीड्स की जो शेप है वो कैसी कैसी हुआ करती थी। भाई गोल होती थी, ठीक है, डिस्क शेप की हुआ करती थी, सिलेंड्रिकल शेप की हुआ करती थी, बैरल आपका थोड़ा सा लंबा ऐसे करके आपका सिलेंड्रिकल शेप होती है, बैरल शेप की होती थी, और सेगमेंटेड। सेगमेंटेड में क्या होता है? मान लीजिए टॉप पे आपका मोती का जो भी आपका बनाया है, और उसके ऊपर ऐसे करके ना, ऐसे करके कुछ निशान से बना देते थे, ठीक है, सेगमेंट्स बना देते थे, तो सेगमेंटेड। ओके, नाउ कम टू द टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती थी इनकी, इन बीड्स को बनाने में, इन मेटल के सामान को बनाने में वगैरह वगैरह, ये सब जानते हैं। देखो, मेन तो अभी हमें यही पढ़ना है कि बीड्स की टेक्नोलॉजी क्या थी, ठीक है, बीड्स को कैसे बनाते थे। दो या दो से ज़्यादा स्टोन्स को कई बार आपस में जोड़ देते थे, तो इनको ये भी आता था, सोचो उस टाइम पे, कि भाई ऐसे दो को जोड़ देंगे, कलर बहुत ही प्यारा आएगा। उसके अलावा कई बार गोल्ड की कैप लगा देते थे। देखो गोल्ड की कैप ना, मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे ना ये पड़े हुए हैं, गोल्ड की कैप पड़ी हुई है ना, हल्का सा ऐसे करके दिख रहा है रिंग सा, तो ये ऐसे मोती होते थे, इसके साथ गोल्ड की कैप जुड़ी हुई हुआ करती थी। ये साथ में यहाँ पे आपका बहुत ही छोटे 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 मोती वाली एक उन्होंने माला बनाई हुई है, ठीक है। या तो पेंट कर दिया जाता था उस पर, या एच्ड। एच्ड में क्या होता है? जैसे उसको कार्व आउट करना, कोई चीज़ बना दी है, उसको किसी नुकीली चीज़ से कुरच के उस पर डिज़ाइन बनाना, तो या तो ये करा करते थे। तो ये टेक्नोलॉजी ये बीड्स को बनाने में यूज़ किया करते थे। उसके अलावा, अरे ये बीड आना है यहाँ पे, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता था बीड मेकिंग में वो क्या था भाई? जो भी पर्टिकुलर मटेरियल अगर उसको पीसना पड़ रहा है तो उसको पीस लिया, पॉलिश कर ली, और ड्रिलिंग कर ली, जो भी एक्सेस है उसको हटा दिया। उसमें छेद भी करना होता होगा ना, ठीक है, ताकि उसको माला में पिराया जाए। तो ये सारे काम हुआ करते थे। टूल्स जो हमें मिले हैं, चनहूदड़ों में मिले हैं, लोथल में मिले हैं, और धोलावीरा में मिले हैं। मेन हमें जो साइट्स का नाम याद रखना है वो ये तीन ही हैं, ठीक है। धोलावीरा हमारी गुजरात की साइट है, लोथल भी हमारी गुजरात की साइट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चनहूदड़, अभी मैं आपको मैप में फिर से दिखा दूंगी। अब हम आ जाते हैं इसके बारे में, ये एक तरह का टूल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स यूज़ होते होंगे, तो ये जस्ट वन टाइप ऑफ टूल है हमारा। ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके शेल से बने होते थे वो क्या होती थी? या तो बैंगल्स होती हैं जो आपकी चूड़ियाँ, वो हो गई। लैडल्स जो चमचे वगैरह होते हैं वो हो गया। वेस्ट, अच्छा एक है ना, ये सिंपल सी बात बता रहे हैं कि आप अब कहोगे कि कैसे पता लगता है भाई कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था, यहाँ पे ये सारा सामान बनाते थे। अब एक सिंपल सी सिचुएशन आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि एक टेलर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो सिलाई कर रहा है। जब वो सिलाई कर रहा होगा तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट तो बना देगा, जो भी आपका कपड़ा है वो तो सील देगा, बट साइड में कत्तरें तो पड़ी हुई रह जाएंगी ना, ठीक है। अब वो तो उसकी मर्जी है, उसको साफ करके झाड़ू करके और साइड में एक तरफ या तो इकट्ठा कर देगा, या फिर वो जो भी है वहाँ पे पड़ा रहेगा। तो बेसिकली अगर जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की हमें साइट है, अगर हमें उसे पहचानना होता है तो हम क्या करते हैं? हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ पे हमें अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिले हैं। मान लीजिए भाई कुछ बनाया है, सही नहीं बना, उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, तो वो वहीं पर ही पड़ा हुआ है। या मान लीजिए कि जैसे पूरा कपड़ा है ना, अब उसमें से हमें एक डिज़ाइन बनाना है, मान लीजिए उसमें से आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आपने क्या करा? आपने उस कटिंग कर दी, तो कटिंग करके जो साइड की कत्तरें से जो होती हैं वो बच गई, ठीक है। तो वो तो देख के पता लगता है ना कि भाई ये तो कोई डिज़ाइन नहीं है, ये तो किसी काम का नहीं है। स्टिल अगर ये यहाँ मिल रहा है तो इसका क्या यूज़ रहा होगा? इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये सामान बनता होगा, बनाने के लिए यहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट है वो तो अलग हो गया, ठीक है। ये वेस्ट जो है ना, ये यहाँ पे पड़ा रह गया। तो जो वेस्ट होता है ना, वो एक बेस्ट इंडिकेटर के तौर पे काम करता है क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट पे। अगर हमें वो मिल रहा है, किसी भी साइट को आइडेंटिफाई करना है कि एक क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट है, तो आपको क्या करना है? जस्ट आपको चेक करना है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं।
अच्छा ये ना थोड़ा सा हट के टॉपिक है, बट ये मैं आपको भी बता देती हूँ क्योंकि अभी हमें इसके बारे में भी डिस्कशन करना ही है। तो देखिए एक बात तो समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन होता है बहुत ही वास्ट एरिया में फैला हुआ एक पर्टिकुलर जो भी तरीके से लोग रहते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप का खान पान और ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। उनके इस्तेमाल में की जाने वाली जो चीज़ें हैं वो भी लगभग सेम है, प्लस उनके जो घर है मोहल्ले हैं वो भी लगभग सेम है, टाउन प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं वो भी लगभग सेम है। तो अगर इस तरह से लोग रह रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये एक सिविलाइजेशन है। अब उस टाइम पे हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन नहीं था, ठीक है। सिविलाइजेशन तो एक था क्योंकि भाई बहुत बड़ा था और वेल डेवलप्ड था, ठीक है। बट अदर कल्चर्स भी रहे हैं। कल्चर्स क्या होते हैं, कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। कल्चर्स में आपका जो रहन सहन तौर तरीका है वो छोटे लेवल पे लगभग एक जैसा ही होता है, पर बहुत ही बड़े लेवल पे फैलाव उसका नहीं होता है। और थोड़ा सा अब हम इतना भी आपके लिए इनफ है समझने के लिए। अब थोड़ा सा हम इसमें जान जाते हैं कि भाई क्या है। तो अदर कंटेम्प्रेरी कल्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। क्या है, आपका एक कल्चर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ज़्यादा की डिटेल्स में हमें नहीं जाना है। गणेश्वर जोधपुरा नाम से है, ये राजस्थान में हमारा पड़ता है। नाम से भी आपको पता होगा ना, जोधपुरा, जोधपुर, ठीक है, गणेश्वर। सो गणेश्वर जोधपुरा करके एक साइट है और गणेश्वर जोधपुरा नाम का हमारा एक कल्चर है। और इस कल्चर में जो है ये राजस्थान में आपका पड़ता है और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रेरी था। आप कहोगे हमें कैसे पता लगता है भाई इस बात का? हमें ऐसे पता लगता है कि यहाँ से ना खेतड़ी नाम की एक साइट थी यहाँ पे, ठीक है, खेतड़ी बोल लो, खेतड़ी बोल लो, ड ही इसमें सही होता है। तो खेतड़ी नाम की यहाँ पे एक साइट थी, ठीक है। और वहाँ से क्या होता था, वहाँ पे ना कॉपर बहुत ज़्यादा बनता था। और वहाँ पे जब हमने एक्सकवेशन करा उस पर्टिकुलर एरिया में तो पता लगता है कि भाई इतना कॉपर हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स पे नहीं बनता है जितना कि यहाँ पे बनता है। प्लस यहाँ का जो तौर तरीका है, यहाँ की जो आपकी पोट्री है ना, मतलब कि जो बर्तन भी हैं, मटके वगैरह हैं, वो भी थोड़े से डिफरेंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन से। तो हम इन सब के बेसिस पे ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये जो है ना साइट, ये अलग कल्चर को बिलोंग करती है, ठीक है। ये हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स को बिलोंग नहीं करती है। बट अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या है कि हमारा जो यहाँ का जो कॉपर का सामान है ना, ये लोग यहाँ से, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में भेजते थे। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमारे पास कॉपर का सामान तो है, बट रॉ कॉपर जो होता है ना, कच्चा माल कॉपर का, वो ये लोग भेजा करते थे हमें, ठीक है। तो एक तरीके से आपका ट्रेड या एक्सचेंज हुआ करता था। स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल, देखिए यहाँ पे ना मैंने साथ में इस बार क्या कर दिया है, इस वाली वीडियो में मैंने पॉइंट्स डाल दिए हैं। तो आपकी बुक का पॉइंट नंबर 6 है ये, जो सब हेडिंग होती है ना, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्या मुझे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पर्टिकुलर कौन सा सेक्शन उठाना है बुक का। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा आता भी है, इसमें किसी भी चीज़ को पूछ देते हैं। अब शेल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है मटेरियल क्या है, यहाँ पे मैंने बता दिया साइट क्या है। अच्छा कहाँ से क्या सामान आता होगा, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रखते होंगे? या तो भाई ट्रेडर्स वगैरह का कोई ग्रुप पकड़ा हुआ होगा, या फिर क्या होता होगा कि ना जो भी वहाँ का लीडर या हेड होता होगा, या फिर जो ट्रेडर्स होते होंगे वो मार्च निकालते होंगे, यहाँ से कहीं और जाते होंगे कि हाँ भाई कहीं पर कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक्सपीडिशन पे जाते होंगे, मतलब नई नई चीज़ खोजने के लिए जाते होंगे, और फिर पता लगता होगा अरे यार यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, और फिर वो वहाँ से उसको उठा लाते होंगे और फिर उसका ट्रेड स्टार्ट कर देते होंगे। तो मे बी ऐसा कुछ रहा होगा इनका, तो ये स्ट्रैटेजी इनकी रही होगी। स्ट्रैटेजी से ज़्यादा हमें फोकस किस चीज़ पे करना है कि भाई कहाँ से क्या सामान आता था, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। शेल जो है, शेल कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है, जो आपका कोस्टल एरिया होगा, तो नागेश्वर जो गुजरात में पड़ता है, बालाकोट जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। फिर हम आ जाते हैं लापिस लाजूली पे, ये ब्लू कलर का स्टोन होता है, ये अफगानिस्तान में एक साइट है शोरतुघई। शोरतुघई का आप मुझे कमेंट करके बताना, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शोरतुघई से हमें क्या मिलता है। हिंट कर देती हूँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें कुछ मिलता है। ओके, सो लापिस लाजूली ब्लू कलर का जो स्टोन है वो हमें शोरतुघई अफगानिस्तान से मिलता है। कार्नेलियन नाम का जो स्टोन है, जो मैंने आपको बताया था, सेमी प्रेशियस रेड कलर का स्टोन होता है, ये लोथल में गुजरात नाम की साइट से मिलता है। स्टेटाइट जो है एक टाइप ऑफ पत्थर या मटेरियल होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें राजस्थान की सदर्न डायरेक्शन और गुजरात के नॉर्दर्न डायरेक्शन में मिलता है। डायरेक्शन से एक बार बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि जितना अभी तक मैंने पढ़ाया ना, मुझे पता है कि बच्चों को ना ये जो आपकी डायरेक्शंस होती है इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है और वो किसी को बोलते भी नहीं है। तो ये हमारा जो है नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, यहाँ पे हमारा वेस्ट है और यहाँ पे हमारा ईस्ट है, ठीक है। गुजरात वाली साइड पे वेस्ट है। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। गोल्ड हमें कहाँ मिलता है? साउथ इंडिया। उसके अलावा कॉपर की बात करते हैं।
कॉपर हमें कहाँ मिलता है? राजस्थान खेतड़ी, जस्ट अभी मैंने आपको इन्फॉर्म करा है। अच्छा, कॉपर है ना एक और जगह से भी हमें मतलब हम खरीदा करते थे, बट ये वाला कॉपर हमारे खेतड़ी वाले जो राजस्थान का कॉपर है उससे डिफरेंट हुआ करता था। क्या डिफरेंस था? ये वाला जो कॉपर है ना, इसमें निकल नाम का एक और मटेरियल मिक्स हुआ करता था। तो कॉपर जिसमें निकल मिक्स है वो हमारा कहाँ से आ रहा है? वो हमारा ओमान से आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि भाई देखो, ये ना केवल इंडिया के आसपास की साइड से बल्कि बाहर से भी चीज़ें मंगा लिया करते थे। तो डिस्टेंट लैंड से ये क्या करा करते थे, क्या इनका कॉन्टैक्ट हुआ करता था, अब हमें वो पढ़ना है। यहाँ पे एक पिक्चर है एक जार की जो कि ओमान में हमें मिलता है। ठीक है, और ये देखो, ये ना यहाँ पे इतना तो हमें मिला है, आधा मिला हुआ है टूटा हुआ, बाकी की हमने पिक्चर क्रिएट करी हुई है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम मात्र इतना नहीं है कि जो मिला उठा लिया। भाई कुछ कुछ चीज़ें हमें साबुत नहीं मिलती हैं, तो उसको समझना कि भाई बचा हुआ हिस्सा इसका ऐसा दिखता होगा, तो ऐसे भी काम करना पड़ता है। तो दो जगह से कॉन्टैक्ट के बारे में हमें पता लगता है, एक तो ओमान का पता लगता है, एक हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ कॉन्टैक्ट का पता लगता है। ओमान के बारे में हम जानते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए, जब केमिकल एनालाइज हुआ है, मतलब कि जो भी आपका कॉपर है ना, कॉपर को जब चेक करा आपके आर्कियोलॉजिस्ट ने या जब स्टडी करी उसकी, तब ये पता लगा कि हड़प्पा में जो आपका कॉपर मिला है, कौन से वाला? निकल के ट्रेस वाला, और जो ओमान का कॉपर है कौन से वाला? निकल के ट्रेसेस वाला, वो दोनों के दोनों हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि ये जो टेक्निक है ना, ये यहाँ पर भी यूज़ हो रही है, वहाँ पर भी यूज़ हो रही है, मतलब कि वहाँ से इसको क्या कर लेते होंगे? इम्पोर्ट कर लेते होंगे। ठीक है, तो पता लगता है कि भाई ये जो निकल वाला है ना, ये बन तो किसी एक ही जगह पे रहा है और वहाँ से ये आपका कहीं और जा रहा होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल मिला है। ये है आपका वेसल जो हमें यहाँ पे मिला है। इस वेसल का क्या है? इस वेसल में या ये जो बर्तन है इसमें क्या है? ये बहुत ही लार्ज है, बड़ा है, हड़प्पा का बना हुआ ब्लैक कलर का ये हमारा जार है। इसके ऊपर एक कोटिंग करी हुई है आपका, जैसे कि हम पानी जब डालते हैं तो वो परकोलेशन होता है ना, उसमें निकल निकल के गिरता है, या फिर वो जो रिश्ता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए इसके ऊपर एक लेयर भी बनाई हुई है। इस टाइप के जो पोर्ट है ना, वो हमें कहाँ से मिलते थे? इस टाइप के पोर्ट हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिलते थे। उसके अलावा यही जो पोर्ट है ना, वो हमें कहाँ मिले? ओमान में मिले हैं। तो भाई हमारे टाइप का जो पोर्ट है वो यहाँ के बाद में ओमान में भी अगर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? कि इनका आपस में क्या है? कॉन्टैक्ट है, कनेक्शन है। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक पर्टिकुलर ना, जो मेसोपोटामिया के बारे में अभी पढ़ाऊंगी ही, बट उसको जस्ट पहले यहाँ पे बताना है। मेसोपोटामिया में जो हमें टेक्स्ट मिला है, तो खास बात यह है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टेक्स्ट है ना, उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको अभी हम समझ नहीं पाए हैं। बट मेसोपोटामिया वाला जो है ना, वो डिसाइफर हो चुका है, उसको पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर ना आपके कुछ कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं। तो ये कहते हैं, मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भाई कॉपर जो है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो एक जगह से आ रहा है जिसको ये कहते हैं मगन। ठीक है, मगन। ओके, सो मगन जो है ना, मगन का हमें ये पता लगता है कि इसको क्या बोलते होंगे? ओमान। आप देखिए कैसे कहानी बनानी पड़ती है। यहाँ से हमने देखा अच्छा जार भी मिल रहा है, वहाँ से हमने देखा कि ये वाला कॉपर है, इसमें निकल भी है, फिर उसके बाद में हमने उसको कांटेक्ट करके देखा हड़प्पा के जो, सॉरी हड़प्पा नहीं, जो हमारा मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है, ठीक है, वहाँ से हमने इसको रिलेट करा। वहाँ से रिलेट करने के बाद में हमें पता लगा अरे कॉपर तो आ रहा है, पर कहाँ से आ रहा है? मगन नाम की जगह से आ रहा है। फिर हमने समझा कि ये मगन नहीं, ये उस टाइम पे इसको मगन बोलते होंगे, इसका नाम क्या है? ओमान है। अब हम आ जाते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के ऊपर कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ भी क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई कॉन्टैक्ट था। ठीक है, मेसोपोटामिया टेक्स्ट है वो ये भी बताता है कि भाई उनका एक और एरिया से कॉन्टैक्ट था। वो एरिया क्या है? मेलूहा। ठीक है, तो मेलूहा से भी कांटेक्ट है इनका, और ये उसमें लिखा हुआ दिखता है। और ऐसा लगता है कि जो डायरेक्शन बताई हुई है ना मेलूहा की, उससे हम ये समझ सकते हैं कि वो मेलूहा कुछ और नहीं, कोई और साइट नहीं, हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन ही थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मेलूहा से ये क्या मंगाते थे, ये लिखा हुआ भी, और प्लस साथ में हमें जो वहाँ पे एविडेंसेस मिले ना, एविडेंसेस से हमें ये पता लगता है कि भाई मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर ये क्या रखते थे? कार्नेलियन। अब कार्नेलियन हम बनाते थे, ठीक है, हमारी वाली टेक्निक का कार्नेलियन हमें वहाँ पर मिला है। लापिस लाजुली हो गई, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, और बहुत सारी जो लकड़ी है अलग अलग तरह की, वो यहाँ से मंगाया करते थे।
उसके अलावा मेसोपोटामिया टेक्स्ट में अगेन वही वाली चीज़ है, ये कहते हैं मेलूहा ना एक ऐसी जगह है जहाँ पर सी फेरर्स रहते हैं। अब सिंपल सी बात है ना, यहाँ से हम, अच्छा मेसोपोटामिया कहाँ पड़ता है, ईरान इराक की साइड पे पड़ता है, तो वहाँ से ऐसा लगता है कि ये सी से जाके और पहुँचते होंगे, तो लैंड ऑफ सी फेरर्स लिखा हुआ है। उसके अलावा हमें शिप्स वगैरह और बोट्स वगैरह का भी डिपिक्शन मिलता है किसके ऊपर, सील के ऊपर, जो ये आइडेंटिफाई करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है थ्रू द सी हुआ करता होगा। आपकी बुक में आपको सील भी मिल जाएगी जिसके ऊपर आपका बोट बनी हुई है, ठीक है। अब ये देखो, ये ना हमारी एक सील है, कहाँ की है ये है तो मेसोपोटामिया की, पर है ना इस सील को जब स्टडी करा हुआ, ये ना सिलेंड्रिकल शेप की है, हमारी सिलेंड्रिकल शेप की नहीं बनती थी, हमारी तो ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की बना करती थी, तो ये है सिलेंड्रिकल, ये हमारी नहीं है। इसके ऊपर क्या बना हुआ है, बुल बना हुआ है। बुल अगर हम याद करें, रिकॉल करें, तो बुल हमारी सील्स पे बना करता था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ों को देख के इन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ को अडॉप्ट कर लिया होगा। तो कल्चर्स में आपस में एक्सचेंज चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं अगर हम इस सील को स्टडी करते हैं तो अब जो हम स्टडी करेंगे वो है सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट। अब ये क्या होता है, टॉपिक नंबर 7 है आपका ये, ठीक है। अभी तक तो हम ट्रेड, सामान, इन सब के ऊपर ही पढ़ रहे थे, बट अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ये पढ़ना है, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ सील्स होती थी, फिर मैं बार बार बता रही हूँ जो यहाँ की स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, बट्टों के बारे में मैं आपको बता ही रही हूँ। तो आखिर ये सब क्या है, छोटा सा टॉपिक है, अभी हम फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। सील का क्या इस्तेमाल होता था, बनती कैसे थी, वो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। देखिए सील मैंने आपको बताया था ना, वो ठप्पा लगाने के काम आती है एक तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि कोई एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि कोई सामान है, उसकी पोटली बन के जा रही है और उसके माउथ को ना ऐसे करके रस्सी से बांध दिया, अब उसके ऊपर उठा के कोई दूसरा मटेरियल या कोई मिट्टी या कुछ उसके ऊपर लगा दिया और उसके बाद में ना उसके ऊपर ऐसे करके स्टैंपिंग कर दी, ठीक है। अब वो जो भी स्टैंपिंग हुई है उस मटेरियल के ऊपर, चाहे ग्लू पे हुई है, जिसके ऊपर भी हुई है, वो आप थोड़ा दिमाग लगा लेना जैसे भी आपको लगे, तो मान लीजिए कि वो उसके ऊपर जब स्टैंपिंग हुई है, ठीक है, तो वो जो स्टैंपिंग हुई है ना, उस स्टैंपिंग का जो काम है वो क्या है, मान लीजिए कि किसी को उसको खोलना है, अगर कोई उसमें से कोई चोरी करने की कोशिश करेगा, 2-4 चीज़ें निकालने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा भाई, वो जो सील है ना वो ब्रेक हो जाएगी, तो पता लग जाएगा कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी का पता लगता है कि सामान आपका सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ में पहुंच जाए। दूसरी चीज़, जो अपनी सील बनवा रहा है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लिखवा रहा है ना, ऑल्दो हम पढ़ नहीं पाए हैं बट वो कुछ तो लिखवा रहा है, तो वो जो लिखवा रहा है जब उसको वो सामने वाले के पास पहुंचता होगा तो मे बी सेंडर का जो एड्रेस है ना वो पहुंच जाता होगा कि भाई ये यहाँ से आया है, इस आदमी के यहाँ से आया है, ये यहाँ का व्यापारी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अक्सर इसका जो यूज़ था ना वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा करता था, ठीक है। तो सेंडर की जो आइडेंटिटी है उसको ये कन्वे करा करता था, आपकी जो सील होती थी। उसके अलावा आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए बहुत अच्छी हुआ करती थी। कई बार क्या करते थे ना, ऐसे सील साथ में भेज दिया करते थे एड्रेस के तौर पे, तो वो जो आपका है आइडेंटिटी वगैरह के काम आ जाती थी। इसके अलावा अगर सील आपकी इंटैक्ट है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफली डिलीवर हुआ है, तो मल्टीपल यूजेस हो जाते थे सील के। सील के ऊपर जो स्क्रिप्ट है ना, वो जो भी हमें देखने को मिली है वो अभी पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। अभी हम इसका, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक मान लो, ये सेकंड टॉपिक मान लो इसी का ही, और ये आपका थर्ड टॉपिक मान लो। तो अभी हम स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो जो स्क्रिप्ट है ना जो पढ़ी नहीं गई है, भाई वो क्या है क्या नहीं है, किस तरह से उसका। तो जो स्क्रिप्ट है ना वो हमें कहाँ कहाँ मिली है पहले ये समझ लेते हैं। स्क्रिप्ट मतलब कि जो भी लिखाई, ये आपकी स्क्रिप्ट की फ़ोटो मैंने डाली हुई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिक्टोग्राफिक हुआ करती थी ये स्क्रिप्ट जो है ना, जो आपकी सील के ऊपर हमें मिलती है, कॉपर के जो टूल्स हैं उस पर मिलती थी, या फिर जो जार होते थे, जार का जो गला या जो रिम होती है ना, रिम पे देखने को मिलती है, ठीक है। टेराकोटा या कॉपर की बनी हुई जो टैबलेट्स होती थी उसके ऊपर मिलती थी। टैबलेट्स आपका जस्ट एक जनरल स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप का कुछ भी बनाया हुआ है, उसको टैबलेट बोलते हैं। ज्वेलरी पे मिलती थी, या फिर साइन बोर्ड्स वगैरह पे हमें कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट के साइंस वगैरह जो भी हैं वो देखने को मिले। स्क्रिप्ट यहाँ की कैसी थी अब ये जानते हैं। पहली बात तो भाई इसके फीचर क्या हैं, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इसको तो भूलना ही मत, ठीक है, क्योंकि कई बार है ना एमसीक्यू फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन डाल ही देते हैं घुमा फिरा के। तो स्क्रिप्ट जो है ना वो डिसाइफर नहीं की गई है, अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं हम इसको। दूसरी चीज़ है, इसको राइट टू लेफ्ट लिखते थे ऐसे करके, यहाँ से शुरू करा, ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट में ये मत सोचना ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा, नहीं नहीं, इसको ऐसे करके, ऐसे 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 करके, सर्पाकार भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, पिक्टोग्राफिक थी मतलब पिक्चर तरीके से हमें इसको देखने को मिलता है, ना कि अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक जैसे कि हमारी होती है ना साउंड बेसिस पे होती है, तो वो नहीं थी, पिक्टोग्राफिक थी। अब जैसे कि ये व्हील टाइप कुछ दिख रहा है, या आपकी काजू की बर्फ़ी दिख रही है, ठीक है, जस्ट इसको इमेजिन कर लेना जो भी ये शेप है क्या इसका बना होगा। उसके अलावा ये भी मेरे को अगेन कुछ ऐसा दिख रहा है, ये हार्ट टाइप कुछ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है वो मुझे बताना,
चलिए, सो पिक्टोग्राफिक थी, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक नहीं थी। उसके अलावा हमें टोटल कितने साइंस मिले हैं? हमें टोटल साइंस मिले हैं लगभग 375 से लेके 400 अभी तक, लगभग, ठीक है। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो है ना हमारे, इंस्क्रिप्शन मतलब कि कुछ भी बनाया और उसके ऊपर लिख दिया, जैसे कि मिट्टी का है या कॉपर का है, उसके ऊपर अगर हम कुछ लिखेंगे उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में इंस्क्रिप्शन को डिटेल में बताऊंगी, क्या होता है, कैसे उसको स्टडी करते हैं, क्या उसको पढ़ने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल कैसे रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट ही मिले हैं, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए थोड़े थोड़े साइंस बना दिए, 8 साइंस 10 साइंस, इस तरह से साइंस बना दिए। जो सबसे लंबा इनका इंस्क्रिप्शन हमें मिला है ना, उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ 26 साइंस ही हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही कम साइन में इनकी बात हो जाया करती थी। अब हम आ जाते हैं बट्टों पे, वेट्स, जो इसका हमारा थर्ड सब टॉपिक है, 7th का थर्ड, 7.3 आप इसको मान सकते हैं। तो जो मटेरियल जो यूज़ किया हुआ है ना वो चर्ट होता है। चर्ट नाम का एक पत्थर होता है, देखो ऐसा ही दिखता है वो, और उसी को ही तोड़ वगैरह के बना दिया करते होंगे। तो मटेरियल जो यूज़ किया जाता था वो ज़्यादातर चर्ट हुआ करता था। शेप जो होती थी वो क्यूबिकल हुआ करती थी। ये क्यूब आपके होते हैं ना, क्यूब्स, क्यूबॉइड आपने पढ़े हैं ना मैथ्स में, तो क्यूब के हुआ करते थे ये ज़्यादातर, और इस पर कोई भी मार्किंग नहीं हुआ करती थी, मतलब इसमें साथ में कुछ भी नहीं लिखा करते थे। 2 तरह के डिनोमिनेशन के हुआ करते थे, मतलब कि छोटे बड़े के हिसाब से इस तरह से बनाया करते थे। लोअर वाले जो छोटे हैं वो बाइनरी हुआ करता था। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है ना वो हमारा 0 और 1 से मिलकर बना होता है, ठीक है। 1 हो गया, फिर उसमें 10 हो गया, फिर 11 हो गया, ऐसे करके चलता है ये, फिर 100 हो गया, फिर 101 हो गया, एंड सो ऑन। सो बाइनरी में आपके छोटे वाले बनते थे, और छोटी चीज़ें तोलने के लिए, जैसे कि आपकी ज्वेलरी का कुछ हो गया, मोती वगैरह, या इन सबको तोलने के लिए हो गया, ठीक है। बड़े वाले डेसिमल में हुआ करते थे। डेसिमल आपसे 1 से लेके 0 वाला जो भी नंबर्स होते हैं ना वो सारे हो गए। इसके अलावा नापने के लिए आपका स्केल्स भी हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए हमने इतना कवर कर लिया। आपको इसमें जो भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कराने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ के फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। आने वाले चैप्टर में हम आने वाली जो भी हमारी क्लास है उसमें हम इस चैप्टर को सम अप करने की कोशिश करेंगे, ख़त्म करेंगे। साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी। अच्छा, क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी ना मेरे को ये जो टॉपिक है सारा खत्म कर लूँगी, उसके बाद में मैं एंड में सोच रही हूँ कि एक क्वेश्चन की वीडियो भी हम बनाएंगे, और उसमें हम एमसीक्यू वगैरह, या फिर अगर सब्जेक्टिव के लिए आप मुझे बोलोगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कराने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। उसके लिए हम एक वीडियो अलग से बना लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।